2019 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड क्या है इंग्लिश टीचिंग का, ठीक है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, देखिए, ओके सर। ठीक है। अब आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। टीचिंग अप्रोच एंड मेथड इन इंग्लिश, मतलब टीचिंग अप्रोचेस कौन कौन से यूज किया जाता है और मेथड कौन कौन से यूज होते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट, अप्रोच और मेथड एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, पहले तो इसको समझेंगे कि तीनों वर्ड का मतलब क्या है बिफोर डिस्कसिंग द मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ELT, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। लेट अस क्लियर अबाउट द थ्री टर्म, तीन टर्म जो हमारे सामने यूज हुई है ना, अप्रोच, मेथड और टेक्निक। तो वो क्या है, अप्रोच का मतलब है अप्रोच इज बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, मतलब किसी विषय को पढ़ाने के लिए जो अप्रोच होता है वो कौन सा, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत होते हैं किसी चीज को पढ़ाने के लिए, वो अप्रोच कहलाते हैं। और मेथड क्या है, मेथड इज ए सेट ऑफ प्रोसीजर्स और एक कलेक्शन। मेथड जो है बहुत बड़ा होता है, मेथड अपने आप में अकेला नहीं होता, उस कलेक्शन होता है बहुत सारे प्रोसीजर्स का, ठीक है। और टेक्निक यूज टू सिस्टमेटिक वे विच इट इज होप्ड विल बी रिजल्ट एफिशिएंट लर्निंग, मतलब मेथड हम कोई भी ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि अच्छी लर्निंग हो सके, मतलब बच्चे को अच्छे से सिखाया जा सके। तो मेथड कोई भी हो सकता है, जैसे ऑडियो विजुअल, ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, या ओरल पढ़ा रहे हैं या लिखित पढ़ा रहे हैं या कुछ दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो ये सब हमारे मेथड कहलाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम जैसे कहानी के रूप में सुना के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कोई चीजें जोड़ रहे हैं, किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये सब मेथड हो जाएगा। किस तरीके का, मतलब पढ़ाने का कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ये टेक्निक, अब बात आती है टेक्निक की, तो टेक्निक क्या है, टेक्निक देन इज ए नैरोएस्ट टर्म। टेक्निक अपने आप में बहुत छोटा है, मीनिंग वन सिंगल प्रोसीजर, यानी अगर किसी चीज को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक प्रोसीजर का यूज किया जाता है तो वो टेक्निक कहलाता है, ठीक है। कोई एक हम चुन लें, प्रोसीजर्स बहुत सारे अगर यूज कर रहे हैं तो मेथड हो गया, और सिर्फ एक प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो हमारी टेक्निक हो गया। A method will be consist a number of techniques and probably arrange in a specific order। जैसे होता है ना, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उस लेसन को पढ़ाने के लिए हम लोग कई सारे मेथड यूज कर लेते हैं, एक मतलब कई अप्रोचेस यूज कर लेते हैं। जैसे हम ओरली पढ़ा दिए, फिर लिख के दिखा दिए, फिर एग्जाम्पल दे दिए, फिर कोई कविता सुनवा दिए, या ऑडियो या वीडियो स्पीच दिखा दिए, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स यूज कर लेते हैं। वर्ड अप्रोच इज ए मच मोर जनरल एंड ए इम्प्लीमेंटेशन व्हेन whatever method or technique the teacher use। the word approach is much more general। अप्रोच बहुत जनरली यूज होता है कि कौन सा अप्रोच यूज किया, जैसे हम व्याख्यान दे के पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या पर्टिकुलर चीजें छोटी सी कोई भी टेक्निक अपना के पढ़ा रहे हैं। एंड द इम्प्लीमेंटेशन मैंने उसको लागू करना, दैट वॉट एवर मैथड और टेक्निक द टीचर यूज, टीचर पढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक कौन सा मैथड यूज कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। ही डज नॉट फील बाउंड बाई दीज, किसी भी टीचर को पढ़ाते समय हम बाउंड नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक टेक्निक से पढ़ाए। कोई भी टीचर जब पढ़ाता है क्लास में, तो रियल टीचिंग जो होती है, रियल टीचिंग जिसको रियल मतलब कहेंगे, जो वास्तव में पढ़ाता है क्लास में, तो वो काफी सारी टेक्निक यूज करता है, एग्जाम्पल दे देता है, बीच में थोड़ा थोड़ा कहानी इंटरटेन कर रहा है, फिर पढ़ा रहा है, तो बहुत सारी टेक्निक यूज करता है। बट ओनली बाई द थ्योरी इन विच ही बिलीव्स, इफ ही कैन फाइंड न्यू और बेटर मेथड और टेक्निक विच विल बी fit in with the approach, then he will adopt series। आपने देखा होगा कि पहले स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी ना, तो ऑडियो वीडियो इन सब की सुविधाएं क्लासरूम में नहीं होती थी। आज अच्छे इंग्लिश मीडियम में जाइए तो आपको स्मार्ट क्लास मिलेगी, व्हाइट बोर्ड मिलेगा, ग्रीन बोर्ड मिलेगा, काफी सारी चीजें क्लासरूम में मिल जाती हैं। तो एक टीचर क्या हो सकता है, इस नई टेक्निक को अपना सकता है, व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकता है, वीडियो क्लिप का यूज कर सकता है, ऑडियो क्लिप का यूज कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। A method is an overall plan to orderly present in a language material। मेथड क्या है, ओवरऑल प्लान है कि एक लेसन को कैसे ऑर्डरली, ऑर्डरली माने मतलब बारी बारी से प्रेजेंट किया जा रहा है, और ए लैंग्वेज मटेरियल, या जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। नो पार्ट ऑफ विच इज द, ठीक है, नो पार्ट कह रहा है कि नो पार्ट ऑफ विच द कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट माने होता है विरोधाभास पैदा होना, मतलब इसमें आपको कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, किसमें, अप्रोच, मेथड और टेक्निक में। विद इन वन मेथड
देयर में बी मैनी टेक्निक्स। एक मेथड के अंदर कई सारी टेक्निक हो सकती है, वो हमने पहले बताया कि टेक्निक क्या है, अपने आप में सिंगल मेथड है, और मेथड में क्या है, बहुत सारी टेक्निक है। विद इन वन अप्रोच दे में बी मैनी मेथड। एक अप्रोच के अंदर दे में बी मैनी मेथड। ए टेक्निक इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑल, ठीक है, दैट विच इज एक्चुअली टेक प्लेस इन ए क्लासरूम। मतलब एक टेक्निक जो है वह होती है जिसके जरिए हम अपने पाठ को क्लासरूम में प्रस्तुत करते हैं। इट इज ए पर्टिकुलर ट्रिक, एक तरह की ट्रिक है, स्ट्रेटेजी है, प्लान है, ठीक है। कंटरवेशन ऑफ अ डिवाइस यूज इन ए accomplish to immediate objection of a technique must be content। अब देखिए, with the method therefore the harmony with the approach as well। जेसी रिचर्ड, अब इन्हें जेसी रिचर्ड की ये परिभाषा है, with the method therefore the harmony with an approach as well। अप्रोच और मेथड क्या है, आपस में कोरिलेटेड होके चलता है पढ़ाने के लिए। दिस होल आइडिया कैन बी shown within a flow chart। फ्लो चार्ट आगे आएगा, ठीक है। उस फ्लो चार्ट के जरिए उन्होंने दिखाया, इंडिकेट दैट डिफरेंट अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोच का यूज करके हम एक ही पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है। द डिफरेंट मेथड में बी शेयर द सेम टेक्निक। और हो सकता है कि बहुत सारे मेथड मिलकर एक टेक्निक को शेयर करते हो। लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथड। बहुत सारे जो टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग के मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है द डायरेक्ट मेथड। ये पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं, इससे पिछले साल 2019 में ये पूछा था कि डायरेक्ट मेथड क्या है इंग्लिश टीचिंग का, तो यही है। इट इज जनरली पॉइंट आउट दैट द डायरेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। द सिंपलेस्ट आइडिया बिहाइंड द डायरेक्ट मेथड वाज दैट वी लर्न द लैंग्वेज बाय हियरिंग देम। यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना हो तो सबसे अच्छा है कि आप उसको सुनिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश अच्छी करने के लिए इंग्लिश मूवीज देखते हैं या इंग्लिश गाने सुनते हैं, तो बहुत सारे नए वर्ड्स सुनते हैं, और सुनने के बाद क्या होता है कि उसको जानने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर में डायलॉग बोल क्या रहा है। तो कुछ चीजें तो हम उसके प्रेजेंटेशन से सीखते हैं, और कुछ चीजें इधर उधर ग्रामर की मतलब डिक्शनरी वगैरह के यूज से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगला बोल क्या रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, हियरिंग से हमें लैंग्वेज वो आ जाती है, ये हियरिंग से। देन स्पोकन, आदमी पहले सुनता है, पहले सुनना जरूरी है किसी भी चीज को। अगर हम सुन रहे हैं तभी बोल पाएंगे। तो इंग्लिश आप पहले सुनिए, पहले आप किसी की इंग्लिश सुनिए, फिर बोलिए, स्पोकन करिए, ठीक है। द इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, और सबसे जरूरी चीज क्या है, कन्वर्सेशन क्या है, कन्वर्सेशन तब हाँ बोलिए, कन्वर्सेशन, बातचीत करना ना, कन्वर्सेशन होता है बातचीत करना। हाँ, तो कन्वर्सेशन के लिए क्या जरूरी है, पहले किसी को सुनना और फिर बोलना। यानी पहले आप सुनेंगे, उसकी बात को समझेंगे, फिर अपना जवाब देंगे। तो उसके कन्वर्सेशन में क्या चीजें आ जाएंगी, रीडिंग राइटिंग कैन बी डेवलप्ड लेटर। रीडिंग राइटिंग तो बात की बात है, कन्वर्सेशन में दो चीजें आएंगी, क्या, हियरिंग और स्पोकन। आप पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, जवाब देंगे, और उसके बाद बात आती है, जब आप थोड़े से अच्छा सीख जाते हैं किसी लैंग्वेज को, तो फिर आती है रीडिंग और राइटिंग की बात, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग बंगाल चले गए काम करने, महाराष्ट्र चले गए काम करने, गुजरात चले जाते हैं काम करने, पंजाब चले जाते हैं, तो वहां की वो बोल भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन रीडिंग राइटिंग नहीं जानते। वो पूरा पूरा जीवन बिता देते हैं बॉम्बे में, गुजरात में, बंगाल में काम करके, साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी जगह पे जाके काम कर लेते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या कर लेते हैं, हियरिंग स्पोकन हो जाती है, लेकिन रीडिंग राइटिंग बहुत मुश्किल। रीडिंग राइटिंग बहुत बाद में आती है आदमी को, किसी लैंग्वेज को लिखना और उसको बोलना, मतलब रीड कर लेना और लिख देना, ये बड़ा कठिन काम। तो ये बाद में आता है, पहले आदमी कन्वर्सेशन सीखता है, हियरिंग और स्पोकन। तो तब हाँ सर, ये कन्वर्सेशन होगा कि कन्वर्सन होगा, प्रोनाउंसिएशन सर? कन्वर्जन होगा। देखो, कन्वर्जन का मतलब अलग होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को कन्वर्ट करना, ठीक है, और कन्वर्सेशन का मतलब है कि किसी चीज को बोलना आपस में। तो सर ये लास्ट में कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सन, वो तो कन्वर्ट होता है ना? हाँ, वो कन्वर्स है, वो जो लिखा, कन्वर्ट होता, हाँ, वो जो लिखा हुआ कन्वर्ट होता है, सी होगा उसमें सर। सर मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत है और मैं प्रोनाउंसिएशन सीखना ही चाहती हूँ, क्योंकि नहीं, तो दोनों में इसलिए मैं, हाँ ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो सब लोग हमेशा करते हैं जी, कन्वर्सेशन सुनी नहीं है। मैं कन्वर्सन होगा कि कन्वर्सेशन होगा, ये मैं पूछ रही हूँ सर। कन्वर्सेशन होता है।
देखो कन्वर्जन का स्पेलिंग में देखिए CONVERSION। हाँ तो SION है। स्पेलिंग हाँ ये कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन इसमें माने डबल एस नहीं आ रहा है सर, तो उसे SS अगर कन्वर्सेशन। अगर अगर इसमें डबल एस नहीं आ रहा है ना, अगर ये स्पेलिंग गलत यस होती तो ये इसके नीचे लाइन लाल लाइन खींच देता। ठीक है, ये जिससे चल रहा है, जिस सॉफ्टवेयर से ये चल रही है ना स्लाइड, ये तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चल रही है, अगर इसमें स्पेलिंग गलत होती तो नीचे लाल लाइन खींच देता है। स्पेलिंग सही है, ठीक है, डबल एस नहीं होगा, वो हाँ सर। कन्वर्सेशन में होता है। ठीक है ना, कन्वर्सेशन मतलब हो गया बातचीत करना, और कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना। ठीक है, किस चीज को, पहले आप इस लिसनिंग करेंगे और लिसनिंग के बाद क्या करेंगे, ये स्पोकन करेंगे, यानी पहले किसी की बात को सुनेंगे और तब आप बोलेंगे। तो बहुत लोगों को बहुत पूरी पूरी जिंदगी काट देते हैं लोग, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बोल भी लेते हैं और सुन भी समझ भी लेते हैं, लेकिन रीडिंग राइटिंग नहीं आती है ना। रीडिंग राइटिंग को आने में बहुत समय लग जाता है। वही इंग्लिश का हाल है। इंग्लिश का हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग में जब लिखने लगेंगे तो उनकी बहुत सारी स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं कि मतलब हमारा वो प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, तो वो रीडिंग वाला पोर्शन है जो तुम कह रही हो। रीडिंग और राइटिंग बहुत सर ये देर में। बहुत कंफ्यूज करता है सर, कोई कोई वर्ड साइलेंट हो जाता है बीच में, हाँ कोई कोई वर्ड हाँ, दिक्कत करता है मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, नहीं अभी अभी हम आपको करेक्ट अब, नहीं बोल पाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन लिखने में स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है। अपने पे खुद पे मतलब विश्वास ही नहीं रहता है कि मतलब सही है कि गलत है। हाँ सही भी रहेगा तो भी कंफ्यूजन रहता है कि सही भी है स्पेलिंग की नहीं। अभी आप एक चीज जानिए कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है देश में होती है ना, वो टोटली इंग्लिश में होती है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें पढ़ाने वाले 80% जो टीचर है उनका प्रोनाउंसिएशन भी गलत है। ठीक है, 80%। ऐसे भी सब लोग ना अलग अलग एक ही शब्द को अलग अलग बोलते हैं हाँ बहुत हाँ, लोग। अब जैसे हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वर्नियर कैलिपर्स को भर्नियर कैलिपर्स बोलते थे और हम लोग सुनते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजी में कमजोर थे, वो अंग्रेजी में कमजोर नहीं थे। वो वर्नियर को हमेशा भर्नियर कैलिपर्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो थे वो आदिवासी। ठीक है, तो वो आए, उनकी नियुक्ति हुई रेलवे में, तो जो हम लोग को पढ़ाते थे तो वर्नियर को भर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। और हम लोग जानते थे कि वो बोल क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, तो उसको बोलते थे भर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो हम लोग समझते थे। तो थोड़ा थोड़ा अंतर हम लोग की उससे भी आ जाता है कि कहाँ के हम रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर। करने के बाद सही है। हाँ मेरे खुद टीचर थे इंटर कॉलेज में पढ़ाए थे, वो पीपुल को हम लोग पीपुल कहते हैं, वो पीपल कहते थे। हाँ फ्रेंड को फ्रेंड कहते थे। हाँ, तो ये अंतर आएगा आपको। ज्यादा सही इंग्लिश बोलने वाले थोड़े से बंगाली लोग मिलेंगे, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज घुसे, तो बंगालियों की इंग्लिश सबसे अच्छी होती है ग्रामेटिकली भी, और साउथ इंडियन की भी इंग्लिश सबसे अच्छी होती है। बाकी जो जगह के लोग हैं वो बहुत बाद में इंग्लिश सीखे, जैसे हम लोग हैं यूपी बिहार वाले, तो बहुत बाद में अरे सीखे। सर मेरे हस्बैंड मुंबई से हैं और कुछ भी पढ़ती हूँ तो बहुत कमेंट करते हैं, हाँ कहते हैं गलत है, गलत गलत पढ़ रही हो, ऐसे नहीं होगा, तो हाँ खराब लगता है सर थोड़ी। सर अच्छा हम ही लोग हैं सर, द कभी द पढ़ते हैं कभी दी पढ़ते हैं। द और दी एक ही तो रहता है स्पेलिंग THE, लेकिन हाँ कोई द पढ़ता है कोई दी पढ़ता है। हाँ, वही अंतर है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इसको पढ़ाने के बाद कि कुछ चैनल हैं यूट्यूब में, ठीक है, आप उनसे देखिए, तो वो आपको करेक्ट इंग्लिश पढ़ाने वाले जो एक्सपर्ट हैं, मतलब इंग्लिश बोलने वाले, और वो आपको सही बताएंगे कहाँ पे क्या चीज कैसे प्रोनाउंस करनी चाहिए। ठीक है, अभी बता देंगे, पढ़ा ठीक है लेंगे सर, तब। पढ़ा। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है सर, पढ़ा। the main principle of a direct method was a immerse to student in a target language। डायरेक्ट मेथड वही यूज किया था जहाँ लैंग्वेज पढ़ानी हो, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो ये सब आपस में लैंग्वेज है, तो वहां पे हम पढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, यानी टारगेट लैंग्वेज। द डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज ए न्यू मेथड। इसको न्यू मेथड भी कहते हैं, रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं, कहीं कहीं नेचुरल मेथड भी। तो एग्जाम में ये आपको आ सकता है नाम बदल के, पिछली बार डायरेक्ट मेथड के नाम से आया था, मान लीजिए न्यू मेथड के नाम से भी आ सकता है। रिफॉर्म मेथड या नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ओरल मेथड, द मेथड पुट्स द एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज लर्निंग बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टारगेट, यानी फॉरेन लैंग्वेज मीनिंगफुल सिचुएशन। क्या कह रहा है, डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होता है, जब हम किसी विदेशी भाषा को पढ़ रहे हैं या एक ऐसी भाषा को पढ़ा रहे हैं जो बच्चा नहीं जानता है। ठीक है, जो बच्चा नहीं जानता है, तो टारगेट द फॉरेन लैंग्वेज टू मीनिंगफुल सिचुएशन, तो हम उसको मीनिंगफुल बनाएंगे। मीनिंगफुल कब बना पाएंगे, जब आप ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो सामने वाला जानता। ठीक है, आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, तो कभी कभी आदमी बोलता है ना इंग्लिश, तो वो इतने कठिन वर्ड्स यूज करता है कि उसका कोई मतलब सामने वाले को समझ में नहीं आता। जैसे
आप ज्यादातर इंग्लिश की पोयम देख लीजिए, जितनी भी पोयम है, चाहे वो क्लास 4th की पोयम हो, चाहे क्लास 8th की हो, चाहे 9th की हो, एक्चुअली वो पोयम क्या कह रही है उसका अर्थ अलग निकलता है, और जो लिखे रहते हैं वर्ड्स उनका मतलब कुछ और होता है। अगर आप वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ लगाएंगे डिक्शनरी से तो कुछ मतलब ही नहीं हाँ निकलेगा। सर, होता है। हाँ, जैसे लूसी, अलग अलग तितर बितर रहता है उसका, हाँ कुछ सब। लूसी, हाँ लूसी ग्रे पढ़ लीजिए, वुडवर्थ की पोयम पढ़ लीजिए, किसी की भी पोयम आप लेकिन पढ़िए। सर ये पढ़ाने वाले लोग जान जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या नहीं, होगा? वो पढ़ाने वाले लोग जान जाते हैं, क्योंकि उनको जो पढ़ाया रहता है वो उनको बताया रहता है। ठीक है, जैसे सिंपल में आपको किसकी मिलेगी, इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम पढ़िए, एकदम सिंपल है, द हॉर्स है, कोई भी पोयम उनकी हमें पढ़िए। नहीं आता सर, है हमको पोएट्री पढ़ाने नहीं आता है, हम इसीलिए एक भी लेसन प्लान बच्चों को पोएट्री का नहीं पढ़ाए थे, सारा टोटल प्रोज का ही पढ़ाए थे। हाँ, तो आप अगर उसका आप पढ़ेंगे ना, हम जैसे पोएट्री पोएट्री सबसे कठिन है। आता। पोएट्री कठिन होने का एक कारण होता है, पोएट्री जो होती है ना, दो चीजों पर आधारित होती है। कोई भी पोएट्री बोली जाती है तो भावनाओं पर आधारित होती है। पहली बात तो फीलिंग्स लिखी होती है, तो फीलिंग किसी की पढ़ना बहुत कठिन होता है। तो जो फील किया वही लिखेगा ना, जो फील किया वो व्यक्ति, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया ये तो वो जानता है। ठीक है, तो एक तो फीलिंग होती है, दूसरी चीज ये होती है कि ज्यादातर जो पोएट्री है वो लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। जैसे भारत में हिंदी तो बहुत बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी अलग अलग तरह की, बिहारी है, भोजपुरी है, हाँ, ठीक है, और आप उधर चलिए बुंदेलखंडी है, ठीक है, और दक्कन हिंदी भी है। जैसे हैदराबाद में बोली जाती है जो हिंदी, वो दक्कनी हिंदी है। महाराष्ट्र में भी हिंदी बोली जाती है, वो बिगाड़ के बोली जाती है, लेकिन वो भी में हिंदी है। तो वो उसकी लोकल वर्ड्स वो इस्तेमाल करता है जिस इलाके में वो रहता है। तो जो लोकल वर्ड्स होते हैं उनका तो मतलब और भी नहीं निकलता। तो ये प्रॉब्लम है पोएट्री पढ़ाने में। इन इट ए फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए फोनेटिक या फोनेटिक ट्रांसलेशन। फोनेटिक माने होता है कि इन ए फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फोनेटिक एंड फोनेटिक है ट्रांसक्रिप्शन। In fact, the direct method was a movement led by great linguistics such as a Walter Jaspers। देखिए, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज पढ़ाने से, ठीक है, और लैंग्वेज के भी एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप बड़ी हायर में जाएंगे थोड़ा सा, तो अपने गोरखपुर में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली जेएनयू वगैरह में जो बढ़िया यूनिवर्सिटी है उनमें लैंग्विस्टिक से भी पीएचडी होती है। मतलब लैंग्वेज पढ़ाना और लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन करने पर भी पीएचडी होती है, उसके भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अलग से नेट का एग्जाम होता है लैंग्विस्टिक में। तो सही प्रोनाउंसिएशन करना, सही ढंग से बोलना, सही ढंग से किसी लैंग्वेज को समझना, वो भी जो है क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। अपने गोरखपुर में तो नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटियों में है लैंग्विस्टिक। द पॉल्मर एंड अदर्स, ये कुछ लोग हैं जिनके ये कथन है कि क्या कह रहे हैं कि लैंग्विस्टिक सच एज ए वेक्टर, मतलब किसी लैंग्वेज को बोलने का अपना लैंग्विस्टिक तरीका है। हर लैंग्वेज को बोलने के लिए अपने आप प्रोनाउंसिएशन, अपने तरीके हैं। अगर आप अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश को देखें तो भी अंतर मिलेगा। अमेरिकन क्या होते हैं, लास्ट हाँ के सर, शब्द, बहुत अंतर होता है। हाँ, लास्ट के शब्द दबा जाएंगे, वो पूरा वर्ड बोलते ही नहीं है, वो आधा ही बोलते हैं। सर इन लोग की मूवी अगर देखो ना तो हम्म, कोई कोई इतनी आसान इंग्लिश होती है जो हम लोग, ऐसा लगता है हम लोग के लैंग्वेज में है, समझ में आती। और हाँ कोई कोई इंग्लिश इतना कठिन रहता है कि वो समझ में नहीं आता, ये हाँ वर्ड तो नया लग रहा है, हम हाँ, जानते ही नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश, अलग अलग रहते हैं। हाँ अमेरिकन मूवी जितनी भी होंगी, और अगर आप उसको उन्हीं की लैंग्वेज में देख लीजिए, मतलब जो डायलॉग है वो इंग्लिश में ही हो, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो वो आधा ही बोलते हैं, और आधा आधा बोल के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आधा ही बोलेंगे, और वो हाँ सर, अगला हाँ सर, सही। उनके देश का व्यक्ति समझ सकता है, हमारे देश का आदमी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आधी इंग्लिश बोलते हैं, और ब्रिटिश जो है पूरी इंग्लिश बोलते हैं, पूरी इंग्लिश बोलेंगे, और उनकी ग्रामेटिकली भी सही होती है। और अमेरिकन इंग्लिश ग्रामेटिकली भी नहीं सही होती है, और वो आधा बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लेडो, कहते हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ ए डायरेक्ट मेथड इज, ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस विच दे आर द मीनिंग थ्रू द डिमोन्स्ट्रेशन पॉइंटिंग ईटीसी। ठीक है, अब रॉबर्ट लेडो कह रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया तो आपने बहुत सुना होगा, इंटर में इंग्लिश में हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखते थे ना, हाँ सर, किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया मतलब सारांश लिख देना किसी चीज का। सारांश होता है। हाँ, सारांश लिखना कि ये क्या कह रहा है। तो वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ के मीनिंगफुल बनाते, जैसे हमने कहा ना कि कविताओं का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसका डायरेक्ट एग्जाम में हम लोग को लिखने के लिए आता था सेंट्रल आइडिया लिखिए इस पोएम का। तो सेंट्रल आइडिया जब हम लिखते थे तो अपने वर्ड्स में लिखते थे, अपने सेंटेंसेस में लिखते थे, जिससे कि सामने वाला उसकी मीनिंग समझ जाए कि पोएम क्या कह रही है। द फर्दर एट द डायरेक्ट मेथड इज एज्यूम दैट लर्निंग। तो डायरेक्ट मेथड क्या कराता है, लर्निंग कराता है। लर्निंग माने किसी चीज को सीखना। ठीक है, द फॉरेन लैंग्वेज इज द सेम लर्निंग इन मदर टंग, दैट इज एक्सप्रेसिंग द फॉरेन लैंग्वेज इम्प्रेस द परफेक्टली अपॉन हिज माइंड।
फॉरेन लैंग्वेज कहने का मतलब है कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो अगला नहीं जानता है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस सिखाने के लिए हमको डायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ता है, खासकर लैंग्वेज टीचिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू WF मैकी कहते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथड आर फॉलोज। मेथड के जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द डायरेक्ट मेथड इज एम्फसाइज द यूज ऑफ एवरीडे वोकैबुलरी एंड द स्ट्रक्चर। मतलब जो डेली हम वर्ड्स यूज करते हैं बोलने में, उन्हीं वर्ड्स का यूज किया था डायरेक्ट मेथड में पढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे वो सर emphasize means emphasize means the direct method emphasize to use, मतलब emphasize माने ये प्रिफर करता है आपको, डायरेक्ट मेथड ये प्रिफर करता है कि यूज, हाँ प्रिफर करता है द यूज ऑफ एवरीडे वोकैबुलरी, मतलब जो हम डेली लोकल बोलचाल की भाषा में वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हीं वर्ड्स का यूज किया जाए किसी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। मतलब उसके लैंग्वेज के टिपिकल वर्ड्स ना यूज करके हम उसी लैंग्वेज के आसान वर्ड्स को यूज करें, ठीक है, स्ट्रक्चर को यूज करें। ग्रामर इज टॉट बाय सिचुएशन, और जगह जगह ये भी बताएं कि यहाँ पे क्यों ही यूज किया गया है, क्या ये यहाँ सी क्यों यूज किया गया है, यहाँ दैट क्यों यूज है, यहाँ दिस क्यों यूज है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह आप हर वर्ड यूज कर दीजिए, ठीक है। यू वहाँ थर्ड पर्सन होता है, लेकिन यू क्यों यूज करना है, कहाँ थर्ड पर्सन यूज करना है, कहाँ फर्स्ट पर्सन यूज करना है, सेकंड पर्सन, तो ये ग्रामर भी बताइए। मतलब जब पढ़ा रहे हैं आप, लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ ही यूज हुआ, क्यों सी यूज हुआ, मतलब लड़की है तो सी यूज होगा, लड़का है तो ही यूज हुआ। कहाँ यूज होता है? क्योंकि ये प्रोनाउन है, जहाँ पे हमको नाम नहीं मालूम है तो अगले के लिए लड़का है तो हम ही यूज करेंगे, लड़की है तो सी यूज करेंगे। कब? जब हमको अगले का नाम नहीं मालूम। तो ग्रामेटिकली भी पढ़ाइए। टॉट बाय द सिचुएशन यूजिंग मैनी न्यू आइटम्स ऑन सेम लेसन टू मेक ए लैंग्वेज साउंड नेचुरल एंड इनकरेज द नॉर्मल कन्वर्सेशन। क्या कह रहा है? यूजिंग मैनी न्यू आइटम्स, नए नए आइटम्स ऐड करिए सेम लेसन में। मेक द लैंग्वेज साउंड नेचुरल, मतलब जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो वो सशक्त बने। एंड इनकरेज द मोरल कन्वर्सेशन, और आप उस पर नैतिक रूप से कन्वर्सेशन कर सके। तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है एम्फसाइज ऑन ओरल टीचिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरी। मतलब क्या कह रहा है? कोशिश ये करिए कि ग्रामर का यूज करिए और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या चीज है, कोई बताएगा? शब्दकोश होते सर। हाँ यस, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए या लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके शब्दकोश पे पकड़ होना, ठीक है। मतलब तब आप सर कहते हैं emphasize means क्या होता है? एम्फसाइज, अभी तो बताया कि किसी चीज को एम्फसाइज ऑन ओरल टीचिंग, मतलब प्रिफर करिए किस तरीके से पढ़ाने की, ओरली या ग्रामेटिकली, और किस चीज को प्रिफर सर ये करिए। दोनों ही emphasize में स्पेलिंग का अंतर है हाँ सर? हाँ, हम बता रहे हैं क्यों अंतर है। देखो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर एक खराबी है कि विदेश में वो एस की जगह पर जेड उठाता है, ठीक है। कभी टाइप करके देखना कंप्यूटर पे, ये कुछ मीनिंग्स ऐसी हैं जो हम एक्चुअली में मीनिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है, EMPHASIS, ठीक है। और जब ऐसे लिखोगे तो कंप्यूटर उसके नीचे लाल लाइन खींच देगा, और जब लाल लाइन को दबा के तुम सही करने की कोशिश करोगे स्पेलिंग को, तो वो क्या कर देगा, ऊपर वाली स्पेलिंग कर देगा, EMPHASIZES, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कंप्यूटर के साथ कि वो कभी कभी क्या करता है, एस को हटा के जेड कर देता है, ठीक है। करके देखिएगा, बहुत जगह करता है, कॉमन है ये मिस्टेक, ठीक है। और अब आप तो इसको लोग वो ले लिए हैं, मान लेते हैं कि हाँ दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग नीचे वाली सही है, नीचे वाली स्पेलिंग सही है, EMPHASIS, ठीक है। ओरल टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, मतलब क्या करना है आपको, यूज करना है ग्रामर का और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी शब्दकोश आपका ज्यादा होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को लिखने या समझने के लिए जरूरी है कि हमारा शब्दकोश बढ़े। इसीलिए पुराने समय में लोग क्या करते थे कि अपने घर में बच्चों को कहते थे कि वो ले लो डिक्शनरी ले लो, रोज 10 स्पेलिंग याद करो या 20 स्पेलिंग याद करो, दिया जाता था। क्यों? जिससे उनका शब्दकोश बढ़ जाए। शब्दकोश बढ़ जाएगा तो कोई भी आदमी उस लैंग्वेज को समझ भी सकता है, बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, ठीक है। कॉन्क्रीट मीनिंग्स एंड टॉट थ्रू द ऑब्जेक्ट लेसन। कॉन्क्रीट मीनिंग मतलब होता है ना, ऐसा कि कोई वर्ड है कहीं यूज कर रहे हैं तो हर जगह एक वर्ड नहीं यूज कर सकते, कभी कभी हम सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को सिखाया जाता था ना, एक वर्ड सेंटेंस को हम लोग छांटते थे कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है। तो उसी में एक सेंटेंस आता था आश्चर्य व्यक्त करने वाला, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि ये वर्ड कौन सा है, किस उसका है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। तो जहां आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द होते ओह नो, ठीक है। तो अब ओह नो, तो ये जो है कहीं दुख के लिए भी हो सकता है, कहीं आश्चर्य या भय के लिए भी हो सकता है यूज,
ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पे बोला गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वंस थ्रू द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। उसके बाद ग्रामर इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू द विजुअल प्रेजेंटेशन। ग्रामर को जब भी आप प्रेजेंट करिए, समझाने की कोशिश करिए, तो उसके साथ यूज करिए कि एक फोटो हो, चित्र हो, है जो बता रहा हो। जैसे जैसे दे आपने यूज किया कि वे मतलब आप ग्रुप ऑफ पीपल बना दीजिए, बहुत सारे लोगों को एक जगह खड़ा करके दिखा दीजिए और कह दीजिए कि दे, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि दे कहाँ यूज होता है ग्रामर में। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हों और उनके नाम हमको नहीं प्रेजेंट करने, ठीक है, तो हम दे यूज करेंगे। और ही कहाँ यूज करेंगे, सिंगल लड़के को खड़ा कर दीजिए तो उसको दिखा दीजिए कि यहाँ पे ही यूज करते हैं, एक लड़की को सिंगल खड़ा कर दीजिए, सी यूज करते हैं। तो अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्रामर पढ़ाने में आसानी होगी। स्ट्रेस एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग एंड इमिटेशंस until the former become a automatic। क्या कह रहा है, स्ट्रेस माना था तनाव ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग। कभी कभी होता है ना कि जब हमें कोई चीज बहुत कठिन लैंग्वेज में बोली जाती है तो हमें स्ट्रेस होता है, समझने के लिए तनाव पैदा होता है कि एक्चुअली में क्या कहा गया। जैसे अभी एक मूवी आई थी इंग्लिश की, टैनिट, अभी मुश्किल से 2-3 महीना हुआ, देखी किसी ने कौन सा सर? टैनिट? नहीं सर। सर इसमें एक्सटेंसिव मीन्स क्या होगा? एक्सटेंसिव लिसनिंग मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, वही तो बता रहे थे कि टैनिट जो मूवी थी उसको हम देख। सर एक्सपेंसिव और इंटेंसिव दो रीडिंग होती है ना, एक एंजॉय के लिए पढ़ा जाता है, एक जो हमारे सब्जेक्ट का रहता है। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही है, वही बता रहे थे। एंजॉयमेंट के लिए उस मूवी को देखिए, हाँ मूवी को देख डाले पूरी, लेकिन वो बहुत मूवी देखने के बाद एक बार में तो किसी को समझ में नहीं आई कि एक्चुअली मूवी बनी किस कौन चीज सी पर। मूवी है सर बताइए? टैनिट देखना उसको, मूवी को, उस पर यूट्यूब पे मिल जाएगी शायद, है वैसे अमेजन प्राइम की मूवी है, 2-3 महीने पहले आई थी। आप उसको देखिए, पूरी मूवी देख लीजिए, हिंदी में मत देखिएगा, इंग्लिश में देखिएगा। उसके बाद उसका मतलब नहीं समझ में आएगा। उसके बाद 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तब आपको कहीं वो समझ में आएगी कि एक्चुअली में स्टोरी है क्या रही, ठीक है। टैनिट करके नाम है। हाँ टैनिट नाम। तो वही दिक्कत है कि एक चीजें जो होती है मनोरंजन के लिए देखी जाती हैं, और दूसरी क्या होती है, कौन से वर्ड्स, कौन सी लिसनिंग होती है। एक लिसनिंग वो है जो पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। इमिटेशन, इंटेंसिव होता है जो मतलब हम अपने सब्जेक्ट मतलब किसी भी मतलब के लिए पढ़ते हैं, हाँ और जो है एंजॉय के लिए पढ़ते हैं वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। हाँ, एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग के लिए आपको मूवी का एग्जांपल हो गया, और दूसरा वाला एग्जांपल क्या होता है जो हम पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो दोनों ही जो है क्या करते हैं, अगर दोनों में वर्ड्स बहुत कठिन यूज हुए हैं तो आपको क्या करेंगे, स्ट्रेस पैदा करेंगे। तो मोस्ट ऑफ वर्क इज डन इन क्लास, और ज्यादातर डायरेक्ट मेथड में जो भी आप काम दीजिए वो आप होमवर्क नहीं देंगे, क्या करेंगे, ज्यादातर क्लास में ही वर्क कराएंगे। द फर्स्ट फ्यू वीक्स इज डिवोटेड टू किस पे, पंचुएशन पे। पंचुएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन और पंचुएशन। पंचुएशन बताइए क्या, किसको कहते हैं, अरे सर याद था, दिमाग में नहीं आ रहा है। बताइए। पंचुअल पंचु से पंचुएशन हो गए हैं, हाँ हाँ फिर हाँ दूसरा सब बताइए। नहीं नहीं, वो वर्ड जो कॉमा वामा हम लोग वो लगाते हैं अलग है, ना, पंचुएशन है ना। हाँ जहाँ हम लोग कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पे क्या हाँ लगाना है, ये पंचुएशन कहलाता है। बहुत सिखाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। द फर्स्ट फ्यू वीक्स डिवोटेड टू प्रोनाउंसिएशन। पहले तो आप कोशिश करिए कि जब पढ़ाइए तो कुछ हफ्ते तक, मतलब इसने कुछ वीक तक दे दिया है कि आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। ऑल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन पे। हाँ, ऑल रीडिंग मैटर इज ए फर्स्ट प्रेजेंटेड ओरली। पहले जब पढ़ाते समय और सबसे पहले किसी भी चीज को ओरली प्रेजेंट करिए, ठीक है, उसके रिटर्न फॉर्म में नहीं बल्कि ओरली। अब देखिए डायरेक्ट मेथड की लिमिटेशन क्या है। डिस्पाइट ऑफ इट्स वाइड यूज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा डायरेक्ट मेथड यूज होने लगा, तो डायरेक्ट मेथड हैज बीन सेवरली क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज होता है किसी चीज का विरोधा करना, विरोधाभास मतलब किसी चीज को विरोध करना, इन मैनी वेज। इसका विरोध भी हुआ। क्या क्या विरोध हुआ, द मैथड रिक्वायर्ड टू टीचर्स हु आर नेटिव स्पीकर्स। देखिए ज्यादा तेरे चलेगा नहीं, हम किसी एक को पीपीटी भेजेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, दिख रही पीपीटी आपको, हेलो, दिख रही सर है, मुझे दीजिए। हाँ देखिए। यस सर। तो किसी एक जने को पीपीटी भेजेंगे, वो सबको भेजेगा, ठीक है। द मेथड ओके। रिक्वायर्ड, ठीक है। द मेथड रिक्वायर्ड टू टीचर्स हु आर द, थोड़ी देर ही चलेगा ये, 20-10-15 मिनट, 9 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। द मेथड इज रिक्वायर्ड टू टीचर हु आर द नेटिव स्पीकर
और हु हैव नेटिव, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। द मेथड रिक्वायर्ड टू टीचर हु इज द नेटिव स्पीकर, मतलब जो टीचर हो वो उस मेथड का यूज करे नेटिव स्पीकर, मतलब उसके लिए इंग्लिश बोलना जो है क्या हो, जैसे बोलचाल की भाषा हो। जो डायरेक्ट मेथड का वही यूज कर सकता है जिसके लिए इंग्लिश क्या हो, बोलचाल की भाषा हो। जनरली आप देखे होंगे कि इंग्लिश मीडियम में जो टीचर रखे जाते हैं या तो वो केरल वेरल के रखे जाते हैं इंग्लिश पढ़ाने की, ठीक है, या वो ज्यादातर जो एक्सपर्ट होता है इंग्लिश का उस टीचर को रखते हैं जिससे कि उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठा, ठीक है। तो नेटिव स्पीकर होना चाहिए, उसके लिए इंग्लिश बोलना क्या हो, लैंग्वेज डेली यूज करता हो, हमेशा यूज करता, और हु आर द नेटिव लाइक ए फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज, मतलब विदेशी भाषा बोलने में फ्लुएंसी हो, रुक हिचकिचाता ना हो, रुकता ना हो। इट इज ए लार्जली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स स्किल, और ये इस पे डिपेंड करता है कि टीचर के पास स्किल कैसी है, रेदर देन ऑन ए टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक मतलब किताबें पढ़ाना उस पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि टीचर के पास स्किल कितनी है। एंड नॉट ऑल द टीचर्स आर द proficient enough in EL in adhere to principles of the method। क्या कह रहा है कि दिक्कत क्या है डायरेक्ट मेथड को यूज करने में, कि हर टीचर जो होता है उसके पास पूरी तरह से स्किल नहीं होती है। कुछ लोग टेक्स्ट बुक तो पढ़ा लेते हैं, किताब को तो पढ़ा लेते हैं, तो समझा सर मेरे पे फोन आया, उसके बाद मैं कट की, तब से आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या करें उसके लिए? जिसकी मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो किनारे जो स्पीकर। नहीं सर, मेरे पे कॉल आया है, उसके बाद से आपकी आवाज बहुत स्लो आने लगी। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस रिकॉर्डिंग को हम देखते हैं, यूट्यूब पे डालेंगे तो फिर ले लीजिए कौन सा, है ना। सर ये अब टाइम नहीं है, तो मैं शुरू में अंकिता को फोन करके बता रही थी कि सर क्लास ले रहे हैं, तो उसकी तबीयत खराब है बोल रही थी, वो नहीं कर पाएगी। तो मैं ये अप्रोच जो आप शुरू में पढ़ा रहे थे, अप्रोच वो मैं नहीं पढ़ पाई, वही बता दीजिए। अप्रोच मेथड और टेक्निक पढ़ा है ना, तो मेथड पढ़ी, अप्रोच में नहीं, वो छूट गया है मुझसे। एक मिनट, अब पीछे जाना पड़ेगा, रुक जाओ, इसको खत्म कर दें, एक मिनट रुक जाओ। है द तो टीचर कैसा होना चाहिए इसके लिए, वो व्यक्ति जो जिसके पास टीचिंग स्किल हो, टेक्स्ट बुक पढ़ाने की नहीं, बल्कि हाँ। एंड नॉट ऑल टीचर्स हैव ए प्रोफिशिएंट एनफ टू EL, मतलब इंग्लिश पढ़ाने के लिए हर टीचर फिट नहीं है। एडहियर टू प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड। आगे कह रहा है कि इन appreciations of a teacher preference verbal, ठीक है, जिम्नास्टिक्स इन अटेम्प्ट टू कन्वे द वर्ड मीनिंग, मतलब क्या कह रहा है कि बहुत जरूरी है कि जिस लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हैं उसकी वर्ड मीनिंग बच्चों को लिखवाएं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन जो होता है कैन हेल्प टू समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी बहुत जरूरी होता है। किसी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कभी क्या देखेंगे जानते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर तो जानते हैं, लिख भी देते हैं, कभी आप उनसे पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था या क्या पूछ रहा था, तो उनको नहीं मालूम। 90% इंग्लिश मीडियम के बच्चों में होता है हिंदुस्तान में, कि वो क्वेश्चन का आंसर भी लिखाएंगे, अच्छे नंबर भी पा जाते हैं 80 से 90%, लेकिन सर वो कैसे करते हैं, सही बात है, कर लेते हैं ऐसा, लेकिन वो कैसे हाँ, करते हैं? वो रट लेते हैं, वो रटते हैं, उनके अंदर खराबी यही है। मैं खुद देखता हूँ, मैथ लगवाता हूँ बच्चों को, मैथ पढ़ाता था इंग्लिश मीडियम में, बहुत सारे बच्चों पढ़ाया है, सेंट्रल एकेडमी और ये तुम्हारा लिटिल फ्लावर और बढ़िया बढ़िया स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। उनसे मैं पूछता था, क्वेश्चन पढ़ देता था इंग्लिश का, लगा भी लेते थे मैथ का, लेकिन मैंने पूछा कि ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कोई नहीं बता पाता। तब फिर मैंने शुरू किया एक एक मतलब क्वेश्चन का हिंदी में मतलब बताना, फिर मैंने कहा अब लगाओ। तो फिर ये तरीका सही है। कारण क्या है कि वो कुछ जानते ही नहीं है, वो मेथड जानते हैं कि इस लेसन का ये क्वेश्चन है, इसमें ये मेथड यूज होता है, वो मेथड लगाते सवाल लगा देते, उनको ये नहीं मालूम कि ये सवाल पूछ क्या रहा था। और ये दिक्कत, ये वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन करना बहुत जरूरी होता है। द गोल इज ट्राइंग टू टीच ए कन्वर्सेशन स्किल्स ऑफ कंसाइडेड टू impractical the view of a restricted time available in a EL teaching in a school। क्या कह रहा है कि गोल टू ट्राइंग ए टीच कन्वर्सेशन स्किल। कन्वर्सेशन स्किल कब आप बढ़ा पाएंगे किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, जब आपको टाइम मिले। जैसे मान लीजिए इसी का है, जैसे इस पे हमको 40 मिनट मिलता है पढ़ाने के लिए, अगर हमारा टाइम नहीं बढ़ेगा तो हम कन्वर्सेशन नहीं कर पाते तुम लोगों से, क्योंकि हम अपना सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए जब आप लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। A lot of teaching aids are required to teaching a EL, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बहुत सारी टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑडियो वीडियो क्लिप हो गई, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, यूट्यूब से आप दिखा सकते हैं।
दिस मेथड फोकस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। किस चीज पे ध्यान दीजिए? लिसनिंग और स्पीकिंग पे। जो आप बोल रहे हैं बच्चे सुन रहे हो, और जो बच्चा बोल रहा है उसको भी ध्यान से सुनिए, जहां गलत हो रहा है वहां बताइए उसको कि ये स्पीकिंग उसकी गलत है। फिर आती है रीडिंग और राइटिंग स्किल इज लार्जली इग्नोर्ड। इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में क्या है कि आप दो चीजों पे ध्यान दे पाते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग पे, लेकिन आपके पास राइटिंग स्किल पे आप इग्नोर कर जाते हैं, तो राइटिंग स्किल नहीं आ पाती, ये इसकी कमी है। Criticize the method, believe that it lays the under to emphasis of listening and speaking and does not take into account of until the reading and writing। मतलब रीडिंग राइटिंग पे ध्यान नहीं देता है, लिसनिंग पे ध्यान देता है, स्पीकिंग पे ध्यान देता है, ये कमी है। द डायरेक्ट मेथड डज नॉट एम टू ए टीचिंग ग्रामर इन ए क्लियर कट सिस्टमैटिक वे। मतलब जो ग्रामर पढ़ाने का सही तरीका है वो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता डायरेक्ट मेथड में। क्यों? क्योंकि आप लिखवा के नहीं देखते। द टीचर्स हु इज वेल occupied with a lot of audio visual aids can be teach English through it, without it is rather difficult to make use of method। क्या कह रहा है? ए टीचर हु इज वेल ऑक्युपाइड, मतलब एक टीचर जो पूरी तरह से ऑक्युपाइड है विथ ए लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल, जिसके पास बहुत सारी ऑडियो वीडियो क्लिप है पढ़ाने के लिए, कैन टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। इक्विपाइड माने जिसके पास, हाँ इक्विपाइड माने जिसके पास अधिकार हो किसी चीज का, वेल ऑक्युपाइड जिसके पास है सब चीजें। ए टीचर हु इज वेल ऑक्युपाइड, जिसके पास पूरी सभी चीजें हैं, टीचिंग एड्स मतलब जो ऑडियो वीडियो क्लिप सब हैं उसके पास, और वो पढ़ा सकता है, कैन टीच इंग्लिश थ्रू इट, विदाउट इट्स रेदर डिफिकल्ट टू मेक। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का इम्पोर्टेंस आप इसी से समझ लीजिए कि एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज जिसको दुनिया के ज्यादातर लोग बोल लेते हैं या समझ लेते हैं, और ये क्या करती है? दुनिया को जोड़ने का काम करती है, कनेक्टिंग करती है, हमको एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने में मदद करती है। अब आप जाइए हिंदी में कोई रैपिड माने तेजी, तेजी बहुत तेजी से फैलने वाली, रैपिड माने बहुत तेजी से, ठीक है। रैपिड शब्द का मतलब है तेजी से, रैपिड कम्युनिकेशन मतलब बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम है। एंड ट्रांसपोर्ट हैव टू स्ट्रिक्टली रिड्यूस डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर हम चले जाएं, अमेरिका भी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, जो हमसे काफी दूर हैं, जहाज से भी जाने में 17-18 घंटे लग जा रहे हैं जहाँ पे हवाई जहाज से, तो ऐसे देशों में भी हम आसानी से इंग्लिश बोल के क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ये है। द कटिंग अक्रॉस ऑल political and ideological lines of English has to universally been accepted the medium of expression by the member of the word family। अगर आप राजनीति में देखिए तो मोदी जी हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं, और एमए पॉलिटिकल साइंस है वो भी गुजराती में, तो इंग्लिश बोलते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनको जो फॉरेन जब जाते हैं कहीं इंग्लैंड, अमेरिका या किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो उनको इंग्लिश के जो सचिव दिए जाते हैं जो उनके साथ जाते हैं साथ में, तो वो उनको भाषण लिख के देते हैं और वो वहाँ पे भाषण बोलते हैं। या किसी फॉरेन के आदमी से बात कर रहे हैं तो उनको एक ऐसा व्यक्ति दिया जाता है कि जो उनकी इंग्लिश समझ ले और इनको सरल भाषा में समझा सके कि अगला पूछ क्या रहा है, जवाब क्या देना है, तो फिर वो जवाब देते हैं तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जवाब देता है। तो बहुत सारी दिक्कत आती है। अब जैसे हमारे एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, वो 8 पास थे, ठीक है। अब बताइए कि वो 8 पास थे, वो बहुत बुरी हालत में, वो अंग्रेजी समझते भी नहीं थे, बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन जिस देश में जाते थे उनके साथ एक आदमी जाता था, वो अगला अंग्रेजी में बोलता था। इनके साथ भी जाती, इनके साथ भी जाती, इनके साथ भी एक औरत जाती है, मोदी जी के साथ ना। हाँ तो हम तो बता ही रहे हाँ। हैं मोदी जी बहुत अच्छे नहीं है इंग्लिश में, ना तो इंग्लिश उनको बहुत ज्यादा आती है, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन तो उनके बहुत गलत होते हैं। उनका भाषण सुनिए इंग्लिश का, कहीं दे रहे हो तो उनके प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत होते हैं, ठीक है, बस बोलते हैं अंग्रेजी। और तो ये सभी चीजें हैं। अभी लालू यादव तो एक समय फेमस थे अंग्रेजी बोलने के लिए, तो उनका तो भाषण लोग सुन के हंसते थे। तो ये चीजें हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं जो भी, भाषण उनका बहुत हंसी वाली रहती, हाँ मजाक के टाइप का बोलते थे। हाँ, तो एक समय फेमस थे वो इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। अब बड़े, जबकि वो एलएलबी हैं, ठीक है, खुद एलएलबी हैं, वकील वकालत पास में। और मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए, वो जो है आपके टीचर रह चुके हैं किसी जमाने में, लेकिन वो भी इंग्लिश वर्ड का बहुत कम यूज करते हैं, इंग्लिश भाषा का, ठीक है। द कटिंग अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अगर आप इंग्लिश बोलने वाले नेताओं में देखिएगा, पढ़े लिखे नेताओं में, तो आपको सुब्रमण्यम स्वामी है, ठीक है, राहुल गांधी है, जिनकी अच्छी इंग्लिश पे अच्छी जिनकी पकड़ है, जो कहीं भी बोल सकते हैं, तो ये सब नेता हैं।
लेकिन इनकी समझ नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश तो आती है लेकिन जो पॉलिटिकल समझ है वो उतनी अच्छी नहीं है। द कटिंग अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लाइन्स ऑफ इंग्लिश हैज यूनिवर्सली बीन बी एक्सेप्टेड टू मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड फैमिली। माने दुनिया के जितने भी सदस्य देश हैं, अगर हमको राजनीति को ही आगे बढ़ाना हो, आज भारत को इतनी सारी विदेशी ऑक्सीजन मिली, मदद मिली, दवाइयाँ मिली, अगर इधर आप 1 महीने के अंदर का देखिए देश को, तो हमें विदेश से इतनी मदद मिल पाई क्यों? क्योंकि हमारे संबंध उनसे अच्छे थे, या हम उनको अपनी चीजें समझा पाए, हम उनको बता पाए कि भैया हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, तो वो लोगों ने मदद दी। यानी अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम दुनिया के और देशों को समझा नहीं पाते कि हमको क्या चीज चाहिए, किस चीज की मदद चाहिए। ठीक है, तो ये दिक्कत थी। The recent wave of a globalization and liberalization has greatly helped to English become a international है लिंफेंस। पर अब बताइए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कोई बताए? मुझे नहीं मालूम। ग्लोबलाइजेशन में भूमंडलीकरण होगा पूरा। हाँ, और लिबरलाइजेशन मतलब देखो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ग्लोबलाइजेशन, इसमें स्पेलिंग क्या दिया है? ZATION। और आप अगर इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो क्या लिखा रहेगा? GLOBALISATION। इसी तरह लिबरलाइजेशन में जहाँ Z लिखा है वहां पे S लिखा रहेगा डिक्शनरी में, लेकिन यहाँ पे करेक्ट बता रहा है, इसको गलत नहीं बता रहा है। अमेरिकन इंग्लिश में Z ही लिखा रहता है S की जगह। ठीक है, अब बताइए हमको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण होता है ये ग्लोबलाइजेशन मीन्स। हाँ होता है, भूमंडलीकरण। हाँ और होता है। ये लिबरलाइजेशन मतलब हाँ, हाँ लिबरलाइजेशन। अरे इसका सॉरी, बहुत कठिन है। नहीं, इसका वर्ड का बहुत देखिए, कठिन लगता है मुझे इंग्लिश। नहीं दोनों का वर्ड का मतलब समझिए। ग्लोबलाइजेशन मुझे मतलब होता इंग्लिश है, से बहुत डर लगता है सर। नहीं ले डरिए लिए मत, हैं लेकिन तो डरिए नहीं। ठीक है, इसमें स्कोप भी है, ये भी जान लीजिए। लैंग्वेज टीचर की सबसे अधिक डिमांड है। अगर आपको अभी भी कोई वैकेंसी आती है ना, TGT PGT कहीं भी आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा टीचर की डिमांड हिंदी टीचर की, इंग्लिश टीचर की, संस्कृत टीचर की, इसी की होती है सबसे अधिक सीट। ठीक है, तो अच्छा है कि आप ले लिए हैं, आपको भविष्य में मौका मिलेगा टीचर बनने का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मीन्स है कि बहुत दुनिया को ग्लोबल कर देना, मतलब आपस में एक दूसरे को जोड़ लेना। आज अगर आप भारत को देखिए, बड़े शहरों में चले जाइए, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो आपको हर कंपनी का शोरूम मिल जाएगा। जो कंपनी अमेरिका में अपने कपड़े बेचती है, वो दिल्ली में भी उनका मॉल में शोरूम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया एक में जुड़ गई, ग्लोबल हो गई, मतलब दुनिया में कोई बाउंड्री नहीं रही। कोई भी देश कहीं भी जा रहा है, व्यापार कर रहा है, कोई भी देश का सामान कहीं भी मिल जा रहा है। किसी भी दुकान पे आप जाइए, आपको इंटरनेशनल सामान मिल जाए, इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े मिल जाए, इंटरनेशनली हर चीजें मिल जाए, तो इसको कहते हैं ग्लोबल हो जाना। ठीक है, जैसे मेडिकल फील्ड में आप देख लीजिए, दवाई के फील्ड में, या ऑपरेशन जो हमारे होते हैं, जितनी भी सर्जरी होती है, आर्टिफिशियल कोई भी सामान लगता है आपके शरीर में, तो वो ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट से आता है। ठीक है, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना। जैसे अगर मान लीजिए आप चाहते हैं ना कि भारत में, जानते हैं सबसे अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब से शुरू हुआ? जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते थे और नरसिंहा राव प्रधानमंत्री होते थे देश के। तो जब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने क्या किया कि देखा देश बहुत पिछड़ा हुआ है और आर्थिक हालत सही नहीं है हमारी, तो इन्होंने शुरुआत की। किसने? मनमोहन सिंह ने, क्योंकि ये किसी जमाने में गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, RBI के, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। तो इन्होंने क्या किया? लिबरलाइजेशन शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन शुरू किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? भारत बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था इसकी भारत की ऊपर गई। लोग आए, इन्होंने छूट दी कि आइए हमारे व्यापार करिए, हम आपको टैक्स नहीं लेंगे 2 साल 3 साल। तो विदेशी कंपनियां भारत में आई, उन्होंने अपना प्लांट लगाया और काफी पैसे कमाए। उन्होंने पैसे कमाए, हमें भी सस्ता सामान मिलने लगा। तो इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया को एक में जोड़ देना। हैज टू ग्रेटर हेल्प टू इंग्लिश। जब इंग्लिश नहीं होती तो हम ना तो किसी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ ला पाते और ना उनको समझा पाते। ठीक है, इन्हें बिकम सर ये इंटरनेशनल, लिबरलाइजेशन मीन्स होगा कि छूट देना। आदान प्रदान करना। हाँ, छूट देना। अपने वहाँ लिबरल माने हो जाना, मतलब अपने वहाँ अपने आप को लिबरल कर लेना, किसी को आने देना अपने वहाँ। और ग्लोबल मतलब होता है कि पूरी दुनिया का सामान, पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेना। ठीक है, दोनों एक कर में। देना बराबर। हाँ, हाँ, आज आप देखिए हर इंटरनेशनल ब्रांड अपने यहाँ देश में मिलती है किसी भी चीज की। It is being used to international bodies and a conference. और it is being used all the international bodies, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, तो ये जितने भी संगठन हैं, यूनिसेफ वगैरह सभी, तो ये इंटरनेशनल बॉडी है और इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, बैठक बैठक होती है। तो आप कैसे बोल पाएंगे? हिंदी बोलेंगे तो वहाँ कौन समझेगा आपको? तो इंग्लिश बोलेंगे तभी तो आप जुड़ पाएंगे दुनिया भर के संगठनों से।
तो आप एक ट्रेंड और देखा होगा इधर, जब से ये मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो यूरोप में बने थे और यूरोप के देशों के भले के लिए थे, लेकिन उन सब में इसको बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि उनको लगता था एक कदावर नेता है, ये सिर्फ यूरोप के मामलों को नहीं दूसरे देशों के मामलों को भी समझ सकता है, तो इनको बुलाया गया उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो इंटरनेशनल बॉडीज या कॉन्फ्रेंस में आप जुड़ सकते हैं जब आप इंग्लिश जानेंगे, इंग्लिश को समझेंगे। तो stranger from a difficult country, meaning of a casually a third country, find themselves automatically conversing in English। क्या कह रहा है कि true strangers from a different country, अगर मान लीजिए दो strangers हैं, अलग अलग कंट्री के हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, मीटिंग कैजुअली इन थर्ड कंट्री, अगर मान लीजिए उनकी मीटिंग किसी तीसरे कंट्री में हो, फाइंड देमसेल्फ ऑटोमेटिकली कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। अगर आप भारत का एक युद्ध देखिए, भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर। तो जब युद्ध हुआ बहुत बुरी तरह से इंडिया ने हराया पाकिस्तान को, लाहौर तक जीत लिया, लाहौर में अपना झंडा फहरा दिया, मतलब उनका एक शहर ही खा गए भारत वाले। तो उस पे शांत कराना था, तो इनको बुलाया गया। कहाँ? किस देश ने हाथ लगाया? रसिया ने। तो रसिया ने दोनों देशों को बुलाया, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर को अपने वहां बुलाया रसिया में। बात ये अलग है बात कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की उसमें क्या हो गई? हत्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। अब हत्या ना कहिए, मृत्यु कही, तो वो मर के ही आए थे। लेकिन वहां क्या जरूरत पड़ी? इंग्लिश की ही। क्यों? क्योंकि अगर समझौता तभी हो पाता। हेलो, सर आपकी आवाज क्या हो रही है? हेलो, गिरा रहा है। हाँ अब सही हुई। हाँ, इंग्लिश बिकम ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश बीइंग यूज्ड टू इंटरनेशनल। तो जब समझौता हुआ ना रसिया में, लाल बहादुर शास्त्री तो जिंदा नहीं आए ये लोग खत्म कर दिए, हैं? खत्म कर दिए थे क्या उन लोग को उधर ही? नहीं, इनको जहर दे दिया, इनको जहर दे दिया गया होटल में। ठीक है, जिस होटल में टिके थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जिंदा नहीं आए, लेकिन वो समझौता हो गया, लाहौर भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन अगर वो मतलब अगर बचते दूसरे दिन की मीटिंग के लिए, तो वो समझौता कुछ और रूप में होता। ठीक है, तो शायद हम पाकिस्तान पे ज्यादा अधिकार कर पाते, ज्यादा हिस्सा उनका ले पाते, लेकिन बहुत भारत को लॉस हुआ उनके मर जाने से। एक ईमानदार आदमी चला गया देश। It is only two acceptable languages available to English maintain economic, commercial, political, intellectual, cultural relation with the other nations as it being to use either in a first language or a second language। देखिए क्या कह रहा है कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। कि इंग्लिश आपको इकोनॉमिकली जोड़ता है, जितनी भी अर्थव्यवस्था चलती है, विदेश से हम समझौते करते हैं, विदेशी कंपनियों को अपने साथ लाते हैं। जैसे भारत में अभी तो आपने देखना ना, कोवैक्सीन बनना है, अरे कोविशील्ड बनना है। तो कोविशील्ड जो है एक ब्रिटेन की कंपनी है, वो उन्होंने बनाया, उस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया, फिर ब्रिटेन की कंपनी ने उसको बनाने का अधिकार लिया, फिर उसने भारत की एक कंपनी है पूना की, पूना वाला, तो उनको दिया, वो कोविशील्ड को बना रही है। तो हम विदेश से बात कर पा रहे हैं, विदेश की चीजों को ले पा रहे हैं, अपने वहाँ काम करा पा रहे हैं। क्यों करा पा रहे हैं? क्योंकि हमने इंग्लिश आती है, हम उनको जोड़ पा रहे हैं, अपनी बात समझा पा रहे हैं, और वो हमको हमारे साथ इकोनॉमिकली आगे बढ़ने को तैयार है। फिर कॉमर्शियल, कॉमर्शियल होता है जब किसी चीज को सिर्फ पैसे के फायदे के लिए किया जाता है। तो कॉमर्शियली भी जो है हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की वजह से जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकली आप देख ही रहे हैं, इंटरलेक्चुअल माने अपने आप को एक दूसरे को समझाना, वो भी हो रहा है। कल्चरल रिलेशन हमारे बन रहे हैं दूसरे देशों के साथ, हम उनको अपना कल्चर सिखा पाते हैं, उनकी चीजें हम सीख पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े शहरों में बैले डांस सिखाया जाता है। तो बैले डांस होता कहाँ है? रसिया में। तो रसियन डांस को हम सीख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बीच में कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इंग्लिश में हमको बताएगा तो हम बैले सीख जाएंगे, और रसियन में बताएगा बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो रिलेशन विद द अदर नेशन इज बीइंग यूज्ड टू राइदर टू फर्स्ट लैंग्वेज, या तो हमको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बनानी होगी इंग्लिश, या सेकंड लैंग्वेज। by the millions of people in nearly every country of the world, beside being the language of international relation। आज इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन की भाषा है इंग्लिश। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स की, इट प्रोवाइड टू ए reddest access of a cream of all words, knowledge and scholarship accumulated by the rich people over the age। It's opened the door of a scientific and technical knowledge। आज आप देखिए भारत में बहुत सारी कोरोना पे रिसर्च हो रही है, भारत की जो वैक्सीन है या जो भी चीजें हैं, दवाइयां वगैरह बन रही हैं, वो फॉरेन के लोग कैसे जान पाते हैं कि भारत की रिसर्च जो है जेन्युइन है, सही है, इनकी दवाइयों को यूज किया जा सकता है या इनकी दवाइयों को लिया जा सकता है? इंग्लिश की वजह से। अगर यही पेपर हिंदी में लिख दिया जाए तो विदेशी बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि भारत में कौन सी है, कि भारत में कौन सी रिसर्च हो रही है, या
कैसे भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है। विच इज कंसाइडेड टू इंडिपेंडेबल द फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाँ देखिए, रजनी अपना म्यूट कर लीजिए, तो आपके यहाँ से आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, म्यूट कर दिया। चलिए, तो इंग्लिश का क्या समझ में आया कि इट इज प्रोवाइड द रेडिएस्ट एक्सेस ऑफ क्रीम ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज। अगर एक और चीज देखी जाए, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अरे फिर ऑन कर दी, ठीक है। तो ये जो है क्या देखा, आपने अगर एक चीज और देखी हो इधर, मैकाले का सिद्धांत आपने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, छनाई सिद्धांत। तो उसने कहा था कि वर्ल्ड की जितनी अच्छी नॉलेज है वो हमारे पास है, विदेशियों के पास। लेकिन उसके कथन में ऐसा नहीं था कि पूरा पूरा कथन ही गलत था, उसकी बात में कुछ दम था। क्योंकि अगर आप लिटरेचर को उठा के देखिए, इंग्लिश की साइंस को देखिए, हमारे विज्ञान के ही 90% सिद्धांत जो हम आज पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, या हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेश से आए। यानी अगर आप दो चार थ्योरी को छोड़ दीजिए, इंडियन थ्योरी को, तो बाकी 98% हम साइंस में जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, वो सब इंग्लिश में ही लिखा गया, इंग्लिश में ही रिसर्च, डार्विनवाद है, लैमार्कवाद है, ठीक है, न्यूटन का सिद्धांत है। तो ये सभी के सभी विदेशी थे। अगर हमको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती तो हम उनके सिद्धांत को समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो वर्ड की जो नॉलेज है, स्कॉलरशिप एक्यूमुलेटेड द रिस्ट पीपल ओवर द एज, इट ओपन द डोर ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हम ना तो टेक्निकली आगे बढ़ सकते हैं, ना तो नॉलेज में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपने नाम सुना है MIT का? MIT एक अमेरिका में जो वर्ल्ड का सबसे टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज है, बस इतना जानिए। MIT जो है अमेरिका का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ के मतलब इंजीनियर जो बन के निकलता है, करोड़ों में सैलरी पाते हैं, ठीक है। तो वो, तो वहाँ इंडियन बच्चे जाते हैं पढ़ने। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर साल कम से कम 10 से 20 25 बच्चे अपने देश के जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कब द्वार खुलेगा आपके लिए साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज का? जब आपके पास इंग्लिश हो, विच इज कंसाइडेड टू इंडिपेंडेबल द फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भारत के आर्थिक विकास के लिए इंग्लिश ही जिम्मेदार है, यानी इंग्लिश होती तो भारत तरक्की करेगा, ठीक है। अब बात आती है, इट कीप द नेशन averse to time of keeping in a touch with each increase to knowledge. Almost all of the latest research and published in the language only. देखिए, ज्यादातर जो लेटेस्ट रिसर्च होती है ना, वो अब लोग जो भी करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंच आदमी, कोई फ्रेंच वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है कोरोना पे, या अमेरिकन कर रहा है, या ब्रिटिश कर रहा है, तो अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब भारत के अगर आदमी को, भारत के वैज्ञानिक को उसको समझना है, उसकी रिसर्च को, या उसके आगे बढ़ना है, तो हमको इंग्लिश आनी चाहिए। कोई भी रिसर्च पब्लिश होती है तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में करते हैं। तो हमको उस लैंग्वेज को अगर आगे उसमें रिसर्च में बढ़ना है, तो अगर मान लीजिए हम किसी के काम को रिपीट करते रहते हैं, तो वो रिसर्च नहीं है, अच्छी रिसर्च नहीं है। फॉरेन में कोई रिसर्च हो गई, हम भी उसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता, यानी हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगले ने उतना उतना बढ़ गया आगे, तो हमको उसके आगे बढ़ना है। तो हम कब उसके आगे रिसर्च कर पाएंगे? जब हम उसकी रिसर्च को पढ़ लेंगे। उसकी रिसर्च को कब पढ़ पाएंगे? जब हमारे पास इंग्लिश की जानकारी होगी। तो अब FG फ्रेंच एसिस्ट, उन्होंने कहा कि एवरी advance in science and engineering and trade, in politics, in every branch of human thought is discussed to printed है, disseminated, made by available in English। कह रहा है कि अगर आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, चाहे राजनीति की ब्रांच हो, चाहे साइंस की, चाहे इंजीनियरिंग की, वो सबका सब जो तरक्कीशील डॉक्यूमेंट्स हैं या डिस्क्रिमिनेशन है, वो सबके सब इंग्लिश में ही अवेलेबल है। The people over the world has realize the importance of language now। आज दुनिया का हर आदमी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जानता है। There seems to competition going to among the many nations to learn the English to large scale in order to able to compete successfully with other to controlling international affairs and capturing the international trade। देखिए, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इसी से समझ में आती है। क्या कह रहा है? There seems to be competence going to among many nation। आज दुनिया के देशों में जो कंपटीशन है, वो तभी सार्थक रूप में आप सफल हो पाएंगे, उसमें जीत पाएंगे, जब आप इंग्लिश जानते हो। इंग्लिश ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे, टू ऑर्डर टू एबल टू कम्पीटेट सक्सेसफुली। अगर आपको दुनिया में सफल होना है, अपना माल बेचना है, तो आप विदेशी को समझाइए तो कि ये हमारा माल, इसकी खासियत है। आज आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयों का अमेरिका में बिकती हैं,
बाबा रामदेव बेच लेते हैं, उनका स्टोर है, वहां भी है, कनाडा में भी है, एक टापू तक रामदेव ने खरीद रखा है अमेरिका में, ठीक है, दवाइयां उगाने के लिए। तो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अरे किसी को, सर वो बाबा है कहने के लिए, लेकिन वो इतना सब हाँ कुछ करिए। हाँ, बहुत करोड़ों अरबों संपत्ति, एक टापू खरीद लिया अमेरिका में दवाई उगाने की, ठीक है, कनाडा में उसका वो है, रिसर्च सेंटर है। सर उनकी शादी वादी नहीं है ना? ना मेरे यहाँ तो डीजे बज रहा, आवाज ही नहीं जा रही होगी। कह रहे सर उनकी शादी वादी भी हुई है? नहीं 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 नहीं, वो शादी नहीं हुई, वो योगी हैं। और एक चीज और जानी, वो ट्रस्ट है, मतलब वो जो पैसा आता है, जो कमाती है रामदेव की कंपनी पतंजलि, वो रामदेव मर जाएंगे तो जो ट्रस्ट का ऑनर होगा ना, उसके खाते में जाएगा, वो भी उसका व्यक्तिगत खाता नहीं होगा, ट्रस्ट का खाता होगा। मतलब ट्रस्ट एक संस्था होती है, उसका कोई मालिक नहीं होता है। तो बाबा रामदेव उस कंपनी के इस समय वर्तमान में मालिक है, जब बाबा रामदेव मर जाएंगे या कोई हो जाएगा तो वो ट्रस्ट का दूसरा मालिक हो जाएगा, उसकी भी वो संपत्ति नहीं होगी, ट्रस्ट की होगी। मतलब वो खुद फैसला नहीं ले सकता उस पर कहाँ इन्वेस्ट करें। हाँ ये है कि अभी बाबा रामदेव है तो वो अच्छे से कंपनी जो है वर्क कर रही है, पता नहीं आने वाले लोग जो है उसको संभाल पाएंगे कि नहीं, ठीक है। लेकिन तो सर बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, बुद्धि बहुत है उनके पास। वो मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी बेच देना, एक पत्ते को भी वो कह देगा कि ये फलानी चीज में फायदा करता तो बिक जाएगा, ठीक है। ये चीज है, आदमी को मतलब बकरी बना देगा, कुछ भी खा लो। देयर सीम्स टू बी कंपोजिशन ऑफ गोइंग ऑन अमंग द मैनी नेशन इन लर्न टू इंग्लिश। तो वहाँ जरूरी पड़ जाती है। बाबा रामदेव की भी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, उनको तो आती ही नहीं है, है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के योगा में गए थे, हरियाणवी है वो, हरियाणा के यादव, ठीक है। तो वो तो अंग्रेजी छोड़ के, मतलब अंग्रेजी उनको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन अब व्यापार देखो कहाँ तक है, कनाडा तक, करोड़ों की कंपनी, अरबों में चली गई। तो क्यों गई? क्योंकि इंग्लिश जानने वाले समझने वालों को उन्होंने रख रखा है। वो विदेशियों को समझा देते हैं कि ये दवाई हमारी इस चीज में काम आती है, तुम्हारी दवाई से अच्छी है, तुम खाओ। तो वो लोग खाते हैं। तो इंग्लिश इज लार्ज स्केल ऑर्डर टू एबल टू कॉम्पिटेंस ऑफ सक्सेसफुल विद अदर्स। हम दूसरों को अंग्रेजी की वजह से, पे है और करिएगा वहाँ, तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे हैं। क्या चीज? अरे पढ़ा रहे हैं कहाँ पे हैं, थोड़ा एरो उसी पे करिएगा तो। यहाँ पे दिखा, able to हाँ सर। competent successfully with others to controlling the international affairs। डीजे चल रहा था तो सुनाई ही बराबर नहीं दे रहा था, अभी कुछ अभी बंद हुआ है तो इसीलिए। हाँ, इंग्लिश इन इंडिया। अब बात आती है इंग्लिश इंडिया में क्या है। देखिए, looking at an infrastructure for a teaching of English is already had to be a far sight of a leaders like a नेहरू। अगर आप बात करिए नेहरू की, तो नेहरू एक ऐसे नेता थे बहुत गजब के। नेहरू अपने आप में बहुत पैसे वाले भी थे, घमंडी भी थे, हैं, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त थे। तो इनके फादर ने बहुत पैसा कमाया था, क्योंकि इनके फादर जो अंग्रेजों के बहुत हितैषी थे। इनके जो पिताजी थे नेहरू जी के, वो अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे। हाँ तो सर सुनते हैं, वो इतने धनी थे नेहरू। हाँ, नेहरू जी इतने धनी थे कि जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिस हाँ कॉलेज सर में, सुनते हैं, नेहरू जी इतने धनी थे कि हाँ, काफी पैसे वाले थे। हाँ, और उस कॉलेज में 4 गाड़ियां जाती थी, जो हाँ 4 गेट, हाँ, बात जिस सही है। गेट से वो निकलते थे उसी में बैठ के चले आते थे। हाँ, और जब प्रधानमंत्री बन भी गए थे तो उनका कपड़ा लॉन्ड्री में इंग्लैंड जाता था धुलने के लिए, ठीक है। तो सोचिए कि काफी जो है नेहरू शौकियान आदमी थे। तो एक और खासियत थी नेहरू जी में कि नेहरू जी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के बराबर जानकार थे। तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी हिंदी की चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट की थी नेहरू जी ने। इन्होंने एक किताबें लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो पहले इंग्लिश में फिर बाद में हिंदी में। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास को क्या किया, इंग्लिश में प्रस्तुत किया, जिससे दुनिया के लोग भारतीय इतिहास को समझ सकें, ठीक है। तो लीडर्स लाइक नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कौन बताएगा, क्या थे, बताइए, कुछ जानते हैं आप लोग? हेलो, नहीं नहीं जानते हैं? ये पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसका, सेकेंडरी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, ये इन्हीं की देन है। ये वहीं के कुलपति भी थे पहले, वो अंग्रेजों के जमाने में, बाद में वो यूनिवर्सिटी बनी। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद retained in a teaching after the independence in spite of resistance from a some quarter। मतलब कह रहा है कि ये दोनों जो थे, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये लोग इंग्लिश पढ़ने पे बहुत ध्यान देते थे और इंग्लिश का समर्थन करते थे, ठीक है। चलिए थोड़ी देर और चलेगा, लास्ट हम लोग की क्लास यही खत्म हो जाएगी। They considered a major window to outside the world, which is a prevent to isolation and serve to a instruction in a modernity in all field of science।
इन्होंने कहा कि अगर दुनिया के किसी भी मतलब साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे बायो हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें मॉडर्निटी अगर आपको चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कंटिन्यूअसली इंग्लिश कंटिन्यू टू बी अवर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन ए मीडियम ऑफ इंटर स्टेट करस्पॉन्डेंस। आज आप देखिए अपने भारत को ही देख लीजिए, यहाँ अगर हमको एक राज्य से दूसरे राज्य को बात करनी होती है, जैसे साउथ के स्टेट्स को ले लीजिए, केंद्र सरकार को कोई आदेश देना होता है तो इंग्लिश में टाइप करा के भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तमिल वमिल में नहीं भेज सकती। तो आज भी जो हमारी खुद की हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश ही है। लाइक लैंग्वेज टू ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे आप मणिपुर ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, आंध्र अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, इनकी तो लैंग्वेज ही इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये लोग बोलते ही इंग्लिश है। एंड ऑल द यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली को छोड़ के जितनी यूनियन टेरिटरी है सबकी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इट हैज बीन ए मीडियम ऑफ ए हायर एजुकेशन। आज अगर आप हायर एजुकेशन की बात करिए, बीटेक करने जाइए, मेडिकल करने जाइए, है जितनी भी साइंटिफिक पढ़ाई है या टेक्निकल पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है, लीगल है, डिफेंस है, तो सब इंग्लिश में ही होती है। हिंदी में तो इनकी किताबें भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैव इंग्लिश इज इजेंटियल कंपोनेंट। आप आईएएस में एक इंग्लिश का पेपर बिना निकाले बन ही नहीं सकते, बीसीएस के में भी नहीं बन सकती, यानी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नो रीच इन एडवांस स्टडी इन पॉसिबल इन इंडिया। भारत में कोई भी एडवांस स्टडी आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है बिना इंग्लिश की जानकारी के। बुक्स, जर्नल, करेंसी सर वो रिसर्च दिया है तो रिसर्च वाला भी नहीं कर सकते बिना इंग्लिश जाने? नहीं कर सकते आप। साइंस की रिसर्च तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण क्या है कि साइंस में रिसर्च करने के लिए आपको फॉरेन का डाटा चाहिए। कैसे करेंगे? जब आपको इंग्लिश आएगी तभी तो उनका डाटा समझेंगे। ठीक है, दिक्कत तो नहीं। चलिए, इज अ हायर स्टडी पब्लिश ओनली इन इंग्लिश। अब ये कह रहा है कि जितनी भी हायर स्टडी में जितनी भी अच्छी किताबें आती, नई किताबें आती, वो इंग्लिश में ही आती है। इट हैज बीन टू मीडियम टू इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पब्लिक स्कूल। आज आप देखिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें भी धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम होता जा रहा है। अभी हम ही को याद है जब हम पढ़ते थे जिस स्कूल में, वो यूपी बोर्ड से था उस समय में, है ना, रेलवे का स्कूल बहुत बड़ा यहीं गोरखपुर में, और आज की डेट में उनको कन्वर्ट करना पड़ा इंग्लिश मीडियम। क्यों? बच्चे ही नहीं थे, एडमिशन ही नहीं हो रहे थे। जब हम लोग छोड़े तो जब हम लोग पढ़ते थे तो 1600 बच्चे, और आज की डेट में वहाँ 300 बच्चे हो गए थे। तो उनको स्कूल ही बदलना पड़ा, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई करना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, इंग्लिश पढ़ना चाहते सब, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ा स्कूल। तो ये डिमांड है इंग्लिश की। विथ इज ओपनिंग अप टू इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज बीन टू tremendously, the computer information technology and boosted its use। आज कंप्यूटर को ही देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखिए, बिना कंप्यूटर के संभव नहीं। इट इज सम, बिना इंग्लिश के कंप्यूटर संभव नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। इट हैज टू सम हाउ टू गॉट लिंक टू जॉब। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए किसी बढ़िया कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो अंग्रेजी आनी चाहिए। लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी, आपको अगर इंग्लिश की जानकारी तो आपको कंपनी मौका देगी। मल्टीनेशनल जितनी कंपनी है इंडिया में, एम्प्लॉय द इंडियन यूथ, वो भारत के लड़कों को रखती हैं, बड़े स्तर पे अपनी यहाँ नौकरियां देती हैं, लेकिन कब? जब उनको इंग्लिश आती है। दे होल्ड टू इंटरव्यू ओनली इन इंग्लिश, वो जो इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं। तो यंग पीपल हाईली स्किल्ड इन लैंग्वेज, ठीक है, रीच टू हाई ऑफिसेस। आप देखिए इंग्लिश जानने वाले लोग ऑफिसेस में बड़े पदों पे चले जाते हैं, इंग्लिश जानने वाले। एनीवन हु हैज टू वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश, जिसको वर्किंग नॉलेज है इंग्लिश की, इज ए रेयरली रिमेन्स टू अनएम्प्लॉयड। आज की डेट में वो अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकता। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, समझनी आती है, तो आप अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकते हैं। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, अगर आपकी फ्लुएंसी है इंग्लिश बोलने में या समझने में, तो गिव्स वन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर खुद का आत्मबल आ जाएगा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आएंगे कि हाँ, यहाँ मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इट टू एब्सेंस टू लीड इन्फ्लुएंसी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पेशली स्पोकन इन इंग्लिश has become a need of the day। आज की डेट में डिमांड बन गई है इंग्लिश बोलने वाले की। ठीक है, तो हर लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। विदाउट एनी एजुकेशन सीम्स टू रिमेन इनकम्प्लीट। बिना इंग्लिश के आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। प्रेजेंटली इन जनरेशन सीम्स टू फ्यूचर ऑफ इंग्लिश अलोन। आने वाला भविष्य क्या है? सिर्फ इंग्लिश का ही रह जाएगा। हैंस एवरी पेरेंट नो द डिजायर। हर माता पिता ये की इच्छा है कि उनका जो वर्ड्स माने बच्चा, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, उसको वर्ड ही कहेंगे। दिस हैज टू वर्ड शुड बी स्टडी इंग्लिश, कि वो बच्चा इंग्लिश सीखे। आज कोई भी अपने बच्चे को हिंदी मीडियम नहीं डालना चाहता, भले 100-200 रुपया उसको ज्यादा फीस देनी पड़े। एंड बिकम ए एफिशिएंट यूजर। दोज हु कैन अफोर्ड, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, वो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में डालते हैं। अदर पॉप टू बी
इनमरेबल कोचिंग सेंटर, बहुत सारे लोग जो नहीं कर सकते तो वो कोचिंग के जरिए इंग्लिश अपनी सही करने की कोशिश करते हैं। दैट हैव कम अप टू ए रिसेंट ईयर। इधर आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा, अब तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आने वाले 3-4 साल पहले मैंने देखा था कि इंग्लिश स्पोकन की बहुत सारी क्लासेस थी गोलघर में। बहुत लोग इंग्लिश सिखाते थे पैसा ले लेके, बोलना सिखाते थे, समझना सिखाते थे। लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। कारण क्या है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने बढ़ गए कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको जरूरत ही नहीं इंग्लिश सिखाने की, वो सब जानते हैं। तो 10 तक बच्चा जाते जाते अच्छी इंग्लिश बोलने लगता है अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा तो। ठीक है, तो ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो। इंग्लिश छोटे बच्चे भी बोलते हैं सर। हाँ, आप एचपी में जाइए, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, वहां तो हिंदी बोलते ही नहीं बच्चे। एचपी में देख लीजिए, लिटिल फ्लावर में देख लीजिए, इनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। मेरी दीदी की ही लड़की है, हैदराबाद से है, अभी है हाँ 2-3 थर्ड क्लास में पढ़ती है, वो इंग्लिश में अच्छे से बात करती है। हाँ, करेगी, बता तो रहे। यार्डिंग का तो वो अंतर आ गया ना, अब तो वो हिंदी को वही नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश ही आपको आगे ले जाएगी। तो इंडियन स्टेट हैव टू है, वही ग्लोबलाइजेशन वाली बात आ जाती है कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा देंगे तो ग्लोबली नौकरी सर्च कर सकता है। उसको इंडिया में नौकरी सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो अमेरिका इंग्लैंड में भी फार्म भर सकता है, वहां नौकरी के लिए जा सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में जाएगा, जॉब का भरेगा, उसको किसी भी देश में मौका मिलेगा काम करने के लिए, निकल जाएगा। तो इंग्लिश उसको कहीं भी ले जा सकती है, ये इंग्लिश मात्र। इंट्रोड्यूस द इंग्लिश rather than in class 1 to class 3rd and making the special effort to improve the standard and teaching। मैं खुद जो है, हम खुद जहाँ पढ़ना शुरू किए थे तो हम जिस जमाने में पढ़े तो वहाँ 5 तक इंग्लिश ही नहीं थी, 6 से इंग्लिश शुरू। ठीक है, वर्ड मीनिंग वो बात अलग थी कि हमारे घर में हम पढ़ लेते थे इंग्लिश थोड़ी बहुत, तो लेकिन हमारे स्कूल में इंग्लिश नहीं थी, क्लास 6 इंग्लिश, सोचिए। और आज हम इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, और कई सारी डिग्रियां मेरी इंग्लिश में ही है। एमफिल एमफिल की रिसर्च हम सब इंग्लिश में लिखे हैं, 3-4-5-6 रिसर्च इंग्लिश में लिखी। ठीक है, पेपर अपने जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, कम से कम 20 पेपर रिसर्च के लिखे हैं, उसमें से 15 रिसर्च पेपर मेरे इंग्लिश में। तो नॉलेज एमए में पेपर करते हैं ना सर रिसर्च, है। और पीएचडी में करते हैं ना हाँ, वो भी इंग्लिश में है। रिसर्च, हाँ, रिसर्च जो है अमेठी यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, तो वो भी इंग्लिश में है। कहाँ से एंड सर? अमेठी, अमेठी जो अभी फोटो देख रहे थे आप पीछे जो मेरे लगी हुई थी, वो हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी की थी। वो देखने में कहाँ ऑक्सफोर्ड है? की, लखनऊ में है, ऑक्सफोर्ड की तरह लगती है। आप उसमें घुसेंगे तो लगेगा आप ऑक्सफोर्ड में घुस गए हैं, का डिजाइन पूरा ऑक्सफोर्ड की तरह है। ऑक्सफोर्ड सब मीन्स प्रोफेसर। बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, 7 से 8 लाख फीस है पीएचडी की। ठीक है, तो महंगी है और टॉप की है, इंडिया की 5वीं यूनिवर्सिटी है। ठीक है, टॉप आपके पढ़ाई। मम्मी पापा ने बहुत पैसे खर्च किए तब तो आपके। हाँ, मम्मी पापा नहीं किया, हमने खुद किया। ठीक है, मम्मी पापा पैसे से नहीं पढ़े, हम जितनी पढ़ाई पढ़े हैं सब अपने पैसे से पढ़े। एमसीए की, एमबीए की है। ठीक है, 15-20 विषय से पीजी हैं, तो सब अपने पैसे से किए। एंड आर मेकिंग ए स्पेशल एफर्ट, घर वाले नहीं किए, एफर्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड एंड टीचिंग, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या कह रहा है? मेकिंग ए स्पेशल एफर्ट, आप अपनी मेहनत करिए, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, अपनी टीचिंग को स्टैंडर्ड बनाइए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल मटेरियल। अच्छा हाँ, एक चीज और है, हम चाहे कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हो या जो भी आपका बीएड का कोई भी सभी, अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हमको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा मटेरियल मिल जाता है तुम लोग को पढ़ाने के लिए। तो हम इंग्लिश बुक से ही ज्यादा लेते हैं, फिर बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके तुम लोग को पढ़ाते हैं। तो यह जो है क्या करता है, इंटरनेशनल मटेरियल हमको जो मिल जाता है पढ़ाने के लिए, तो उससे हमारी टीचिंग क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। टीचर ट्रेनिंग, चाहे टीचर ट्रेनिंग ही हो रही है इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज इन ट्रेनिंग इन यूथ, जो नए युवा हैं उनको जो टीच करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूरा मिल जाएगा, यहीं से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एम क्या है टीचिंग इंग्लिश के। तो हम ज्यादातर जो क्वेश्चन बनाए हैं आपका स्टडी मटेरियल, वो खाली क्वेश्चन ही लेके बना रहे हैं, वही पढ़ाएंगे जो आएगा एग्जाम में, बाकी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, वही पढ़ा दीजिए जो एग्जाम में आएगा, वही बस तैयारी करवा दीजिए। हाँ बस वही बता ही पाएंगे। व्हाट एन इंडियन, या तो आप पूरा साल भर चलता है क्लास तो समझ में आता है लैंग्वेज इसका, पेडोलॉजी का चलाते ही नहीं कोई स्कूल वाला। हाँ सर, ये टाइम कब